अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। MQM की सियासी तारीख में गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में जो नहीं हुआ वो गुज़िश्ता अगस्त में हो गया। MQM ने अपने बानी से ना सिर्फ नाता तोड़ दिया बल्कि बानी MQM को बेदखल भी कर दिया पार्टी से। आइन में तब्दीली की, बानी MQM के कहने पर असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने से इनकार किया और ख़ुद को MQM पाकिस्तान कहलवाने लगी। 1992 में भी MQM तकसीम हुई थी, लेकिन बानी MQM की 22 अगस्त की मुतनाज़ तकरीर के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई वो MQM हकीकी के वक्त भी नहीं हुई थी। अब इसी MQM की तारीख में एक और बड़ा काम होने के इशारे मिल रहे हैं। वो काम जो गुज़िश्ता 25 सालों में नहीं हो सका वो अब होने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। खबरें हैं कि MQM पाकिस्तान ने कराची में सियासी तनाव ख़त्म करने पर गौर करना शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में MQM का महाजिर कौमी मूवमेंट से राब्ता मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान और महाजिर कौमी मूवमेंट के दरमियान कुछ इलाकों में कारकुनान की इस सतह पर कशीदगी कम करने के लिए बात की जाएगी और ज़राए के मुताबिक 2018 के इंतखाबात से पहले आफाक अहमद की महाजिर कौमी मूवमेंट और MQM पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात का कभी इम्कान है। ताहम पाक ज़मीन पार्टी से मुज़ाकरात पर MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी के अरकान तकसीम है। राब्ता कमेटी के इजलास में PSP से 2018 के इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट की तजवीज़ सामने आई, जिस पर इजलास में तबादला ख्याल हुआ कि PSP से इत्तेहाद की सूरत में कारकुनान की मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। MQM पाकिस्तान की जानिब से महाजिर कौमी मूवमेंट से मुतवक्के राब्ते की इतलात रोज़ पहले महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद के इस बयान के बाद सामने आ रही हैं, जिसमें उन्होंने अपनी जमात और MQM के दरमियान मुहाजिरों के मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात का कहा था। और अब कल भी वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, या कम से कम महाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कल आफाक अहमद साहब की, और मीडिया को इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज की खुसूसी दरख्वास्त की गई है। 1991 में आफाक अहमद और आमिर खान बानी MQM से नाराज़ हुए, फिर जून 1992 में MQM हकीकी की बुनियाद रखी। कराची की सियासत में तसादुम का आगाज़ इसी दौर में हुआ और जो फिर तशद्दुद इख्तियार करते करते बहुत आगे चला गया। जो बात सिर्फ इख्तलाफ की बुनियाद पर उस दौर में शुरू हुई वो फिर तशद्दुद का रंग ले गई, और ये भी कहा जाता है कि दोनों जमातों में असलहे की दौड़ का आगाज़ भी इसी दौर में हुआ। ये वो दौर था जब कराची ने MQM और महाजिर कौमी मूवमेंट के दरमियान लड़ाई के बाइस शदीद खून रेजी देखी। कराची में बदअमनी की बड़ी वजह यही लड़ाई थी। शहर के हालात शदीद ख़राब हुए, दोनों जानिब से एक दूसरे के कारकुनान कत्ल करने के इल्ज़ामात लगाए गए। आमिर खान तो 2011 में MQM से वापस आ मिले और वापस आने पर उन्होंने कहा था कि जो कुछ हुआ वो हालात के जबर की वजह से हुआ। तो क्या कह रहे थे दरअसल मामला तय पा गए तो 600 कारकुनों का कत्ल भूल गए, जिसके लिए आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं भूले ना, माफी मांगी है ना, नहीं भूले, मैंने माफी मांगी है ना। तो आपके 600 कारकुन मरे, मैंने सबसे माफी मांगी है ना। तो मुत्तहदा आपसे मांगेगी ना, आपने तो मुत्तहदा के कारकुनों की माफी मांगी। नहीं, सबकी माफी मांगी। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को या उस पर जो मीडिया से मैंने बात की है आप उसको गौर से देख लीजिए। मैंने सबसे माफी मांगी है, जितने भी। आपने अपने कारकुनों से इस बात की तो माफी नहीं ना मांगी कि आपने मरवाए, वो आपने मुत्तहदा के कारकुनों से किससे माफी मांगी? ना मैंने मरवाए ना मुत्तहदा ने मरवाए, एक हालात का जबर था जिसकी वजह से ये सारी जानें चली गई। एक हालात का जबर था, अब क्या बदल जाएगा। आमिर खान ने माफ़ी मांगी। MQM पाकिस्तान में 2011 में वापस आ गए थे। इनफैक्ट उस वक्त की MQM में आए जब अल्ताफ हुसैन साहब सरबराह होते थे। उसके बाद MQM पाकिस्तान अलग हुई तो आमिर खान उन लीडरान में थे जो बहुत ज़्यादा वोकल हुए और वाज़े तौर पर अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया और MQM लंदन के खिलाफ। और अब ये बातें होती रहीं उसके बाद भी कि क्या जिस तरह आमिर खान वापस आए आफाक अहमद भी MQM पाकिस्तान में वापस आ सकते हैं। इसी हवाले से 2015 में फारूक सत्तार से हमने अपने प्रोग्राम में सवाल किया था, तो उन्होंने क्या कहा था आपको सुना। जमात इस्लामी और PTI के खिलाफ उस वक्त ये नहीं बोले ना, ये महाजिर और ये सारी बातें आज ये कह रहे हैं, और PTI और जमात इस्लामी को वोट देना ज़्यादा बुरा ख्याल कर रहे हैं आपको वोट देने से। मामला क्या है, कुछ है इसके पीछे, कुछ तय पा रहे हैं, आने वाले दिनों में कोई खबर आएगी, क्या मामला है? देखें, आमिर खान की भी वापसी हुई थी ना MQM में, और पूरी दुनिया ने देखा था कि उसके लिए एक तरीका तय हुआ था और आमिर खान वापस आ गए थे। अगर ये मौसूफ जो अभी बयान दे रहे थे इसी स्पिरिट को ये कायम रखें, कराची की ये फ़िज़ा बेहतर हो, तो उन्हें भी ये मालूम है कि वो क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है जिससे कि जो माजी में गलतियाँ हुई हैं उनका इजाला किया जाना चाहिए। उन्होंने अप्रोच किया आपको? मेरे ख्याल में लोगों ने कहा ज़रूर है कि ऐसा इरादा नज़र आता है। आफाक अहमद का इरादा नज़र आता है। ये लोगों ने ज़रूर कहा
लेकिन कोई मेरे पास ये वाज़ेह तौर पर कोई इसकी कोई सबूत नहीं है, रवाबित कोई नहीं। लगता है कि कोई ऐसा इरादा है। तो मेरे ख्याल में जैसे आमिर खान के लिए एक चैनल था और उन्होंने जिस तरीके से क्या आज वो हमारे इतने काबिल एतमाद साथी हैं, कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कभी वो पार्टी छोड़कर गए थे। वो सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर है पाकिस्तान में, उनकी नंबर 1 पोजीशन है। ये एहसास होना चाहिए कि इस वक्त कराची आप दावत दे रहे हैं फवाइद बता के आफाक अहमद साहब को, तो आपकी तरफ से खुला दावतनामा लग रहा है। और अब आफाक अहमद और MQM पाकिस्तान के दरमियान दूरियां सिमटने की बातें हो रही हैं, आसार नजर आ रहे हैं। अगर ये अहम पेशरफ्त हो जाती है तो इसकी अहमियत क्या होगी और क्या इस हवाले से मामला हो रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रहनुमा किश्वर ज़ेहरा साहिबा के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो भी मुतहर्रिक हैं कि किसी भी तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और महाजिर कौमी मूवमेंट के दरमियान कोई राब्ता हो, मामलात तय पाएँ और ये इख्तलाफात ख़त्म हों। किश्वर ज़ेहरा साहिबा ही हमारे साथ मौजूद हैं। किश्वर ज़ेहरा साहिबा बहुत शुक्रिया। साहब कहाँ तक ये बात पहुँची है, क्या मामला है दोनों जमातों के करीब आने का? खबरें आई कि आप इस हवाले से किरदार भी अदा कर रही हैं, क्या मामला है? देखिए, इस मामले में मेरी ज़ाती हैसियत तो कुछ नहीं है, लेकिन कराची के हालात और कराची जो पूरे पाकिस्तान को आज भी संभाले हुए एक मफाहमत का पैगाम है जो MQM मुत्तहिदा पाकिस्तान दे रही है। क्योंकि देखिए, जो यहाँ के मसाइल हैं उसमें पूरा शहर उसके अजाब सह रहा है। वो चाहे आफाक अहमद को चाहने वाले हों या मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान में काम कर रहे हों या PSP में हों या किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों या गैर सियासी हों, उन मसाइल के हल के लिए हमें कराची में अमन पैदा करना होगा। और अमन पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फासले दूर किए जाएँ। मैं किसी मर्जर की बात नहीं करती, लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि देखिए, दुश्मनी गैरों से भी होती है और अपनों से भी होती है, लेकिन अपनों से होने वाली दुश्मनी ज़्यादा नुकसानदेह और ख़तरनाक होती है। तो वो लोग जो सब पहले आपस में एक थे, उन्होंने आपस में भी नफ़रतें की और दूसरों ने भी हमसे नफ़रतें की। हम आप ये बात आप दुरुस्त कह रही हैं कि अपनों की जो दुश्मनी होती है, क्योंकि जो MQM और हकीकी के दरमियान दुश्मनी थी, उसने जो लाशें आई, वो ये बात आप दुरुस्त कह रही हैं। मगर ये बताइएगा कि फिर वहाँ से कोई रिस्पांस भी है आफाक अहमद साहब की तरफ से कि हाँ जी कि बात आगे बढ़ाई जाए, चलें इख्तलाफात ख़त्म करते हैं, कोई रिस्पांस है? देखिए, कराची के हवाले से अभी हमने हुकूक रैली निकाली थी, तो उन्होंने उसमें हमारी सताइश भी की और अगर प्रैक्टिकली साथ नहीं लिया, लेकिन कम से कम उन्होंने मॉरली सपोर्ट हमें किया। और मुत्तहिदा गवर्नमेंट की जानिब से फारूक सत्तार भाई ने उसका शुक्रिया अदा किया। ये एक अच्छा हवा का झोंका था और उसको मैंने भी ऑब्ज़र्व किया कि इससे अवाम ने एक सुकून का सांस लिया। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो मफाहमत का पैगाम लेके चली है और इस शहर में अमन चाहती है, जो बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो उस तरफ से भी एक मस्बत पैगाम आया है और यहाँ से भी एक मस्बत पैगाम है। और ये मफाहमत की फ़ज़ा इस कराची के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हालात हमने सहे हैं और जिनसे हम गुज़र रहे हैं वो बहुत तकलीफ़देह हैं, बहुत ही तकलीफ़देह हैं। तो इसमें अब अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम लोग कोई भी एक दूसरे से लड़ाई करें। आप कह रही हैं कि वहाँ से भी मस्बत पैगाम आया है। ये बताइएगा कि जब आमिर खान की वापसी हुई तो ज़ाहिर है आमिर खान के साथ बयानात आमिर खान के साथ भी एक आपने भी सुना होगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये बताइएगा कि हमने भी अपने प्रोग्राम में ही आमिर ने और फारूक सत्तार भाई ने और आमिर भाई ने, दोनों ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिसमें ये दो जमातें भी शामिल। मुझे ये बताइएगा कि जब आमिर खान साहब की वापसी हुई, क्योंकि ज़ाहिर इतना कुछ हुआ है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, कारकुनान की हद तक, कराची में आम घरों की हद तक ये नफरत फैली, लाशें गिरी, तो जब आमिर खान साहब की वापसी हुई तो उस ज़माने में तो कल्चर ये था ना कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने माफ़ कर दिया तो सब ने माफ़ कर दिया, बस उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। अब आपकी जो इस वक्त की MQM पाकिस्तान की क़यादत है, फारूक सत्तार साहब या दूसरे रहनुमा, उनकी भी इतनी अथॉरिटी है कि अगर वो कहें कि हाँ जी माफ़ किया, आफाक अहमद साहब अपनी तरफ से कहें माफ़ किया, तो सब भूल जाएंगे और बात उसी तरह आगे बढ़ जाएगी जिस तरह आमिर खान साहब के केस में बढ़ी थी। हाँ, देखिए, ये MQM पाकिस्तान MQM का तसलसल है। ये तमाम MQM के अलग अलग टुकड़े हैं, उसकी वजूहात बहुत लंबी डिबेट है, वो हो जाएगी। लेकिन MQM पाकिस्तान इस वक्त नुमाइंदगी कर रही है महाजरों की, उर्दू बोलने वालों की और कराची वालों की। तो और ये मुतफ़क़ा फ़ैसले हैं ये तमाम, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए फ़र्द वाहिद इस वक्त कोई फ़ैसले नहीं कर रहा, तमाम जमात बैठ के, राब्ता कमेटी बैठ के फ़ैसले कर दिए। और हमारा ये फ़ैसला है कि जो कराची के मसाइल में हमारी आवाज़ के साथ बेशक कदम ना मिलाए,
अगर हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाता है तो ये इस शहर के लिए एक ताज़ा झोंका है। बहुत शुक्रिया कि शज़ेरा साहब हमारे साथ मौजूद थी। इनके हवाले से खबर भी है कि किरदार अदा हैं और वो कह रही हैं कि मस्बत पैगाम हमारी तरफ से भी भेजा गया, उनकी तरफ से भी आया है, डेवलपमेंट हो रही है। मदर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मदर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। मदर अब्बास साहब, ऐसा क्या हुआ अचानक 24-25 साल बाद ये खबर आ रही है कि दोनों जमातें आपस में जम हो सकती हैं, ये क्या मामला है, कहाँ तक बात आगे बढ़ी है? बातचीत तो हम नहीं कहेंगे कि बराह रास्त कोई बातचीत हो रही है, लेकिन ये ज़रूर है और ये मैं बिल्कुल आपको कंफर्म रिपोर्ट बता रहा हूँ कि MQM पाकिस्तान के अंदर एक सीरियस गुफ्तगू इस पर हो रही है। और गालिबन कल जब MQM हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि वो ये देखना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं। ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, जो MQM के करीबी ज़राए बता रहे हैं, वो हुआ था जब लांडी के इलेक्शंस हो रहे थे। उस वक्त डॉक्टर फ़ारूक सत्तार उधर का दौरा कर रहे थे। बहुत से लड़के आए जिनका ताल्लुक़ MQM हकीकी से था, तो उन्होंने ये कहा कि हम तो आफाक अहमद के कहने पर वोट देंगे, आपके कहने पे वोट नहीं देंगे। उस पर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने उनसे कहा कि आप जाके आफाक अहमद को मेरा सलाम कहिएगा, तो अगर आप उनके कहने पर वोट देंगे तो आपकी मर्ज़ी है और आप मेरे कहने पे वोट देंगे तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद MQM के एक और रहनुमा फैसल सब्ज़वारी से कुछ अरसे पहले बहुत से MQM हकीकी के लड़कों ने उनसे कहीं मिले और उन्होंने भी इसी तरह की कोई बात की। तो उन्होंने कहा कि कल अगर इलेक्शन होगा तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप MQM को वोट दें या MQM मुखालिफ जमातों को वोट दें। उन्होंने इसमें बीच में MQM हकीकी या MQM का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आप MQM को वोट देंगे या MQM के मुखालिफ जमातों को वोट देंगे। उसके बाद MQM पाकिस्तान के अंदर ये गुफ्तगू हुई है और संजीदगी से गुफ्तगू हो रही है कि हमें क्या कबायली इलाक़ों की तरह, हमें कबायलियों की तरह सदियों लड़ाई लड़नी है या हमें इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक कंसेंसस बन रहा है कि अगर कोई मर्जर ना भी हो, किसी किस्म का एक बहुत ज़्यादा एक ही जमात ना भी बने दोनों मिलके, तो कम से कम एक वर्किंग रिलेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन बात इससे आगे जा सकती है। तो किशोर ज़हरा साहब अकेले भी मर्जर तक बात नहीं है, मगर मस्बत पैगामात का तबादला हुआ है। अब मसला ये है कि ये पार्टियां अगर आपस में एक दूसरे के भी ख़िलाफ़ हैं तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के भी ख़िलाफ़ हैं, फिर उसमें पाक सरज़मीन पार्टी भी आ जाती है। तो क्या ऐसा कोई मामला है, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब को अगर मौका नहीं दिया रियासत ने कि किसी भी तरीके से अगले इलेक्शन में आएँ, तो अभी हैदराबाद के इंतखाबात जो हुए उसमें उन्होंने साबित किया कि वो फिर किसी आज़ाद को सपोर्ट कर देंगे। तो जब कोई आज़ाद अल्ताफ़ हुसैन साहब की सपोर्ट के साथ हो, ज़ाहिर कहीं ना कहीं अल्ताफ़ हुसैन साहब की सपोर्ट बेस है, तो ये तीनों पार्टियां मिलके PSP हो, हकीकी हो या फिर MQM हो, इनका कोई इत्तेहाद बन जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए, इसकी कोई पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए, मैंने कुछ अरसे पहले आफाक अहमद से जब बात की थी तो आफाक अहमद ने कहा कि जी हम तो एक छोटा सा ग्रुप हैं, मेरा तो कंसर्न ये है कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि जी जो उर्दू स्पीकिंग या उनके बकौल जो महाजर वोट है उसको तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें अगर ये सारे हम तीनों जो हैं वो एक हो जाएं तो उससे हमें फ़ायदा होगा, या किसी भी तरीके से इस तरह की बात हो कि वोट तकसीम ना हो। तो वो हो सकता है कि कुछ जो क़ुव्वतें MQM लंदन को बिल्कुल ज़ीरो करना चाहती हैं, और ये बात बहुत हद तक सरकारी तौर पे ये जो है वो ये फ़ैसला हो गया है कि जी MQM लंदन को किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आज़ाद हैसियत से आना चाहें, चाहे वो किसी भी तरीके से, उनको 2018 के इलेक्शन में स्पेस नहीं देना। और इसके बावजूद कि वो ये समझ रहे हैं कि MQM लंदन की बहरहाल अपनी एक अहमियत आज भी मौजूद है, अल्ताफ़ हुसैन की रेलेवेंस आज भी मौजूद है इलाक़ों के अंदर, उसको काउंटर करने के लिए हो सकता है कि किसी स्टेज पे जिस तरह MQM पाकिस्तान और हकीकी एक हो जाएं, ये भी हो सकता है कि आगे चल के वही क़ुव्वतें पाक सरज़मीन पार्टी पर भी ये दबाव डाल सकते हैं, MQM पर ये भी दबाव डाल सकती हैं कि आप एक होकर लड़ें। मदर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि वो पार्टियां जो 25 साल से एक दूसरे के करीब नहीं आई, अब करीब आती नज़र आ रही हैं। कल के आफाक अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मज़ीद वाज़ेह होगा कि मामला किस हद तक आगे बढ़ा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मुझसे बात करें।
पनामा केस दूसरे मगर अहम मरहले में दाखिल हो गया। दूसरे मरहले में सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने जो इकदाम उठाए, जो रिमार्क्स दिए, उससे जेआईटी पर उठने वाले एतराज़ात और खदशात दूर हो जाने चाहिए, हुए या नहीं हुए। पनामा केस में 20 अप्रैल के अदालती फैसले के बाद जेआईटी पर सवालात उठाए गए। कहा गया कि हुकूमत जेआईटी पर असरअंदाज हो सकती है, मैनेज कर सकती है। इमरान खान साहब ने कहा जेआईटी में शामिल इदारे हुकूमत के मातहत हैं, आज़ादाना तहकीकात मुमकिन नहीं। सिविल इदारों के साथ साथ अस्करी इदारे भी इल्ज़ाम तराशी की जद में आए, मगर आज की अदालती समाअत ने क्या वाज़ेह नहीं कर दिया कि अदलिया खुद निगरानी करेगी। अदालत को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का अंदाज़ा है। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने पनामा केस की तहकीकात के लिए जेआईटी की तश्कील के मामले की समाअत की। जस्टिस एजाज अफजल ने दौरान समाअत कहा कि शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात चाहते हैं। जेआईटी में ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदार और अपने काम में महारत रखते हों। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन एससीसीपी ने जो नाम भिजवाए वो शको शुबे से बाला नहीं। ऐसे अफराद चाहिए जिनका किरदार हीरे जैसा हो। बेंच के रुकन जस्टिस अजमत सईद ने भी सख्त रिमार्क्स दिए और कहा कि हमारे साल खेल मत खेलें, हम खुद इन अफसरान को सिलेक्ट करेंगे। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि हम कोई उज़र और ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। अदालत ने गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन एससीसीपी को जुमे को यानी 5 मई को तलब कर लिया। साथ ही अदालत ने दोनों इदारों से 18 ग्रेड और उससे ऊपर ग्रेड के तमाम अफसरान के नाम भी तलब कर लिए। अब केस की मज़ीद समाअत जुमे को 11 बजे होगी। आज चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एससीसीपी के चेयरमैन ने का मौक़िफ़ भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बेहतरीन अफसरान के नाम भेजे थे, उनके पास मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल की महारत थी, मगर सुप्रीम कोर्ट इन नामों से मुतमईन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट को जेआईटी के लिए नाम दोबारा भिजवाएंगे। अदालत ने स्टेट बैंक और एससीसीपी के नाम तो मुस्तरद किए हैं, मगर अदालत के सामने दीगर 4 इदारों के नाम भी पेश किए गए। समाअत के दौरान अदालत ने FIA, NAB, ISI और MI के नामों पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया। इससे ये महसूस होता है कि ये अदालत को इन 4 इदारों की तरफ से दिए गए नामों पर एतराज़ नहीं। बहरहाल अब स्टेट बैंक और एससीसीपी के तमाम अफसरान के नाम अदालत के पास जाएंगे। अदालत जिससे मुतमईन होगी उसे चुनेगी, फिर जेआईटी के बनने के बाद उसकी निगरानी करेगी। हर 15 दिनों बाद जेआईटी अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट अदालत के पास जमा कराएगी और बेंच फैसले पर अमल दरामद कराएगा। जब इस पूरे मामले की अदालत निगरानी कर रही है और अदालत के आज के रिमार्क्स से भी वाज़ेह होता है, और फिर अदालत ने जो 2 इदारे हैं उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी उसे मुस्तरद भी कर दिया, तो क्या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराज़ है वो दूर हुआ या नहीं हुआ? उनके तर्जुमान फवाद चौधरी साहब कुछ और कह रहे थे अदालत के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि उनकी अपॉइंटमेंट हम करेंगे, लेकिन इसके बावजूद तरक्की वगैरह और उनकी ट्रांसफ़र तो ज़ाहिर है हुकूमत के पास है, और इसीलिए हम बार बार ये मुतालबा करते हैं कि या तो नवाज़ शरीफ साहब जब तक ये तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती अपने ओहदे से अलहदा हो जाएं और तफ्तीश मुकम्मल होने दें, या दूसरी सूरत में मुस्लिम लीग नून नया वज़ीर आज़म मुंतखब करे, और तीसरा ये है कि आप मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जाएं। ये अब क्यों मुतालबा सामने आया कि अदालत पर एतमाद नहीं, या मामला कुछ और है? फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। वजह साहब आज सख्त रिमार्क्स के साथ अदालत ने समाअत की। 2 अहम इदारों के ने जो रिकमेंडेशंस दी उन्हें मुस्तरद किया, कहा हीरे जैसे लोग चाहिए। अब आपको शक है क्या कि पाकिस्तान के किसी इदारे में ईमानदार लोग ही नहीं है जो इनके इन्फ्लुएंस के बगैर काम नहीं कर सकते? और फिर जो ISI और MI के ऊपर था खान साहब को शक के मैनेज हो जाएगा, जैसे डॉन लीक्स हुआ, अब कोई शक रह गया है कि डॉन लीक्स मैनेज नहीं हुआ, जिस किस्म के मामलात हो गए हैं। तो क्या आपको अभी भी शक है कि अदालत नहीं कर सकती वो काम, और ट्रांसपेरेंटली नहीं हो सकता और मैनेज हो जाएगा? जमहूरियत जो है वो सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है कि जो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है वही होगा, कुछ रवायात भी होती हैं। अगर कोई और जमहूरी मुल्क जिसमें शायबा भी हो जमहूरियत का, मुझे आप बताइए कि 5 जजेस के इस फैसले के बाद क्या प्राइम मिनिस्टर ओहदे पर रह जाते? हकीकत यह है कि वज़ीर आज़म को पहले 5 जजेस ने और बाद में जो फौज ने उनके साथ किया, जिस तरीके से मुस्तरद की उनकी समरी, उससे क्या जाहिर होता है? उससे जाहिर ये होता है कि वज़ीर आज़म की अथॉरिटी रेत की तरह उनके हाथ से निकलती
सिकुड़ती चली जा रही है, सिरकती चली जा रही है, और वो अपनी इखलाकी जवाज़ खो बैठे हैं। हमारा जो बुनियादी मुतालबा है, एक वो कानूनी से ज़्यादा वो है और उससे भी ज़्यादा इखलाकी है। अगर इखलाकी है तो वो एक अलग मामला नज़र आता है ना, मगर आप जो अदालत के बाहर बात कर रहे थे वो फिर वही था कि मियां नवाज शरीफ साहब मैनेज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो आपको क्या अदालत पर भरोसा नहीं है? अगर आप मॉरली और सियासी करें, मगर आप तो मैनेज करने की बात कर रहे हैं ना, तो क्या मियां साहब में अभी भी ये सलाहियत है कि वो मैनेज कर पाएंगे? आप ये कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं आपकी तहकीकात शफाफ होनी चाहिए। शफाफ कैसे होगी? अगर आप लोगों के साथ सामने रखेंगे और शेयर करेंगे। नवाज शरीफ साहब, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू JIT के साथ होना है, हसन नवाज साहब का, हुसैन नवाज साहब का, मरियम बीबी का जो इंटरव्यूज़ होने हैं JIT के साथ, वो तो लाइव टेलीकास्ट होने चाहिए। पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि उनके साथ सवालात क्या रखे गए, उन्होंने जवाबात क्या दिए। जो एविडेंस है, जो शहादतें हैं, वो तो वो सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं, इससे ज़्यादा ऊपर क्या देंगे? अब तो हमें ये देखना है कि उन्होंने अपना वर्जन्स क्या देने हैं, और वो वर्जन्स पूरी कौम के साथ शेयर होने चाहिए, क्योंकि पूरी कौम का इंटरेस्ट, क्योंकि पैसे पाप पूरे कौम के हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना कि सामने मामलात रखे जाने चाहिए। मैं फिर ये सवाल कर रहा हूं कि जो आपका शक था, जब आपका अदालत पर एतमाद बढ़ा है और डॉन लीक्स का मामला जिस तरीके से मैनेज हुआ है या मिसमैनेज हुआ है, उसके बाद अगर आपका ये शक कम हुआ है कि डॉन लीक्स असल में नवाज शरीफ साहब ने या शरीफ फैमिली ने मैनेज किया था, तो आपका ये शक कम हुआ है कि ये इस JIT को भी मैनेज कर लेंगे, या शक कम नहीं हुआ है? देखिए, कम तो हो सकता है और कम हुआ भी है। जजेस जो है वो जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया है, या जिस तरीके से, ये पाकिस्तान में यह रवायत नहीं है। पाकिस्तान में ताकतवर के सामने झुकते हैं। और लेकिन हमने ये देखा है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली आई है, और जिसका जाहिर है कि बहुत बड़ा सेहरा इमरान खान के सर जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने लोगों को खड़ा किया है, उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम करवट ले रहा है। लेकिन जो तहकीकात का ये मामला, जिसमें नवाज शरीफ साहब के मुस्ताफी होने की जो बात है, वो दो बातें हैं। या तो वो नए इलेक्शंस कॉल कर दें क्योंकि उनका अखलाकी जवाज नहीं रहा, या वो तहकीकात तक खुद को अलहदा करें। हमने जो मुतालबा किया है उसकी सियासी बुनियाद है, कानूनी बुनियाद उसको छोड़ दें, या मुस्लिम लीग नून अपना वज़ीर आज़म ले आए। बहुत शुक्रिया। फौजोई साहब हमारे साथ मौजूद थे। डिमांड पर कायम है, मगर कह रहे हैं कि भरोसा जाहिर है जितना है अदालतों पर, और जो डॉन लीक्स का मामला हुआ मिसमैनेज हुकूमत ने किया, तो जो मैनेजमेंट का था तासुर वो कम हुआ है, इसलिए ये अदालत पर एतमाद की वजह से उन्हें लगता है कि मियां साहब शायद ना इसको मैनेज कर पाएँ। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज अदालत में एक और समाअत हुई, और क्या अब हेडलाइंस इमरान खान साहब के केस की उसी तरीके से बना करेंगी? और जो अदालत के अंदर मामला था वो पनामा केस से कितना अलग था, और नून लीग को क्या आज एतराज़ हुआ, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट में नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर आमने सामने हैं, लेकिन इस बार किरदार मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके बच्चों पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने वाले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनके करीबी साथी जहांगीर तरीन खुद इल्ज़ामात की जद में हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने असासे और ऑफशोर कंपनी जाहिर ना करने, गैर मुल्की इमदाद से पार्टी चलाने के इल्ज़ामात पर इमरान खान और PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की नाअहली का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में आज से केस की समाअत का आगाज किया, और पहले ही दिन नून लीग खुश नजर नहीं आती, क्योंकि अदालत नहीं चाहती कि समाअत हो रही हो उससे पहले और फिर बाद में मीडिया के सामने इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग हो रही हो। और नून लीग का एतराज़ यह है कि यह सब कुछ पनामा में तो होता था, तो इस केस में भी होना चाहिए। अदालत ने अकरम शेख की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाने की सदा मंजूर कर ली और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वजारत दाखिला को भी फरीक बनाया जाएगा। बैरिस्टर अकरम शेख ने आज अपने दलाइल में कहा कि इमरान खान गैर मुल्की फंडिंग से पार्टी चला रहे हैं। PTI को 2010 से 2013 के दरमियान $2.3 मिलियन बैरूनी कंपनियों ने भेजे। रकम की तफसीलात US डिपार्टमेंट ऑफ जजमेंट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। PTI ने 2015 में $1 मिलियन का सियासी चंदा लिया। 56 मिलियन रुपए अबराज कंपनी के तारिक शफी के जरिए हासिल किए गए। जस्टिस फैसल अरब ने सवाल उठाया कि क्या गैर मुल्की पाकिस्तानी भी फंड्स नहीं दे सकते? अकरम शेख ने जवाब दिया कि आइन के आर्टिकल में गैर मुल्की फंडिंग की मुमानियत है। आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत इमरान खान
सादिक और अमीन नहीं रहे। अकरम शेख ने दलाइल में कहा कि इमरान खान ने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न्स 1982 में जमा कराए, ऑफशोर कंपनी नियाजी सर्विसेज 1983 में बनाई और 30 जून 2015 तक इसे जाहिर नहीं किया गया। इस दौरान इमरान खान ने 3 इलेक्शन लड़े, लेकिन किसी गोशवारे या इलेक्शन कमीशन के सामने कभी इसे जाहिर नहीं किया। उन्होंने दलाइल में कहा कि बैरून मुल्क प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है, लेकिन इसे जाहिर ना करने पर नताइज भुगतना होते हैं। अकरम शेख का कहना था कि इमरान खान ने 13 मार्च 2002 में बनीगाला में 300 केनाल अराजी 5 करोड़ रुपए में खरीदी। उनकी इस जायदाद से मुतालिक 4 मुख्तलिफ बयानात हैं। इमरान खान कहते हैं कि प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी, जबकि ये उनकी साबिका अहलिया के नाम बेनामी जायदाद है। और समाअत के दौरान इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने एतराज़ उठाया कि दरख्वास्त में नैब को कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा की गई है, जबकि नैब को दरख्वास्त में फरीक ही नहीं बनाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि नैब को फिलहाल सुनने की ज़रूरत भी नहीं, ज़रूरी हुआ तो नैब को भी बुला लेंगे। इमरान खान ने हनीफ अब्बासी की जानिब से नाअहली की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा कराया था। नईम बुखारी के जरिए जमा कराए गए जवाब में इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हनीफ अब्बासी एफिड्रीन केस में खुद मुल्जिम हैं और वज़ीर आज़म से अपनी वफादारी जाहिर करना चाहते हैं, जिनकी अपनी अहलियत भी पनामा JIT की रिपोर्ट से मशरूत है। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ 16 मार्च 2017 को रेफरेंस मुस्तरद कर चुका है, इसलिए हनीफ अब्बासी की जानिब से दायर नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाए। जवाब में यह भी बताया गया कि नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के टैक्स कवायद के मुताबिक जर्सी के चैनल आइलैंड में कंपनी की डायरेक्टर अलीमा खान और उज़मा खान की जानिब से जमा कराए जाते थे, लेकिन इन दोनों को केस में फरीक ही नहीं बनाया गया। हनीफ अब्बासी की पटिशन में जहांगीर तरीन साहब पर भी इल्ज़ाम है। क्या मामला रहा आज? हमारे साथ जाहिद गिशकोरी साहब मौजूद हैं। जाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने पनामा की एक एक घंटे की, एक एक दिन की प्रोसीडिंग्स देखी, रिपोर्ट की। क्या फ़र्क आपको नज़र आया है आज के मामले में और उस दिन के, और ये जो इतना लंबा अरसा पनामा का मामला चला? शाहजेब, फ़र्क सिर्फ ये है, जब 4 जनवरी 2017 को मैं ये केस की समाअत कवर कर रहा था पनामा लीक्स की, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ये आर्गूमेंट कर रहे होते थे कि नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्होंने कौम के सामने सच नहीं रखा। इस केस में आज बिल्कुल उसी तरह की एक मशाबियत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक लीडर के वकील ये आर्गूमेंट दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने सच नहीं बोला। वो इस पार्लियामेंट के 2 दफ़ा मेंबर बने, उनके ऑफशोर अकाउंट्स भी थे मुल्क से बाहर, उन्होंने उसके सामने नहीं रखे। यही एक चीज़ है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें PMLN की टॉप लीडरशिप वहाँ मौजूद होती थी उस केस में, और PTI की सारी टॉप लीडरशिप मौजूद होती थी। आज अदालत में जो दूसरी टायर लीडरशिप है वो मौजूद थी। उसमें एक अहम बात और यूनिक इस केस में एक एलिमेंट ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक पिटिशन का एक हिस्सा ये भी है कि उन्होंने बाहर से फंडिंग ली है। और यही अकरम शेख जो कि हनीफ अब्बासी के वकील हैं, इस चीज़ पर फोकस रख रहे हैं कि आर्टिकल 17 और पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मुल्क की कोई सियासी जमात बाहर से फंडिंग ले। और उन्होंने ख़ास तौर पर इस फंडिंग की ट्रेल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी है। तो ये एक मुश्किल अमल है इस केस का, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये इस पिटीशन का हिस्सा है। उसमें अनवर मंसूर खान गिशकोरी हमें बता रहे थे। और आज जब समाअत का तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने हनीफ अब्बासी और दानियल अजीज़ की मीडिया से गुफ्तगू पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने अकरम शेख से कहा कि वकील चाहें तो ज़रूरी गुफ्तगू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने नईम बुखारी को मुखातिब करके कहा कि आपके दरमियान मीडिया से गुफ्तगू के मामले पर ज़ाब्ता इखलाक तय नहीं तो तय कर लें, जिनका केस से ताल्लुक़ नहीं वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं। नून लीग का आज इस हवाले से बड़ा रद्द अमल था। साद रफ़ीक साहब बोले कि जब पनामा का मामला होता था इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, इस मामले पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, मीडिया पर बात भी होगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर है, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में 2 इशूज़ छाए हुए हैं।
पनामा लीक्स और डॉन लीक्स, इन दोनों मामलों का ताल्लुक, बराह रास्त ताल्लुक सहाफत से नहीं है, लेकिन इसे सहाफत से जोड़ा जा रहा है। डॉन में जो खबर शाया हुई वो वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी है। उसका बराह रास्त सहाफत से ताल्लुक नहीं मगर जोड़ा गया। पनामा केस का मामला मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन से है, इसे भी सहाफत से जोड़ा जा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 8 दर्जा तरक्की कर ली है। 180 ममालिक पर मुश्तमिल इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 139वां है। 2016 में 147वां था। मुल्क में आज़ादी सहाफत के हवाले से खासी बेहतरी आई है इस इंडेक्स के मुताबिक, लेकिन इन दोनों इशूज़ में सहाफत इल्ज़ामात की जद में है, संगीन इल्ज़ामात की जद में है, मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात की जद में है। डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर को मुल्क की सलामती के मुनाफी करार दिया गया और अब पनामा पेपर्स का मामला सामने लाने वालों पर भी मुल्क के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। हुकूमत हो या अस्करी क़यादत, दोनों ही को सहाफत से शिकायतें हैं। कम अज़ कम इस मामले पर दोनों ही एक सफ़े पर दिखाई देती हैं। रोज़नामा डॉन में सहाफ़ी सिरिल अलमीडा की रिपोर्ट शाया हुई। इस रिपोर्ट को कौमी सलामती के मुनाफी करार दिया गया। हुकूमत और फौज दोनों ने ही खबर को बेबुनियाद करार दिया। अखबार और सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। मामला डॉन लीक का हो या पनामा लीक्स का, इन दोनों मामलों की वजह से जो सवालात उठ रहे हैं उसके असरात सहाफत पर पड़ रहे हैं। डॉन लीक के मामले पर और उस वक्त के वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद पर यह सवाल उठाया गया कि उन्होंने इस खबर को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। लेकिन क्या वज़ीर इत्तलात की जिम्मेदारी ये होती है कि वो खबरों को रोके? आज साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने यह कह दिया कि अगर रियासत को ऐसा वज़ीर इत्तलात चाहिए जिसका काम खबर को रोकना हो तो यूनिवर्सिटियों में इसके लिए बाकायदा कोर्स पढ़ाया जाए कि खबर को रोका कैसे जाता है। वैसे परवेज़ रशीद साहब रोकने के लिए आखिर कर क्या सकते थे, और वो कुछ ना कहकर भी या बहुत सारी बातें कहकर और बहुत सारी बातें कह गए। क्या परवेज़ रशीद खबर रोकने के लिए वो तमाम हरबे इस्तेमाल करते जो माजी में किए जाते थे? जनरल ज़िया और अयूब खान के दौर में खबरें रोकने के लिए जो कुछ किया जाता था, क्या परवेज़ रशीद वही कुछ करते? मर्जी के खिलाफ खबर रुकवाते, सादा पेपर छपवाते, सहाफ़ी को जेल में डाल देते, उन्हें सरेआम कोड़े लगवाते, बात ना मानने पर सहाफ़ी को धमकाते या फिर अखबार बंद करा देते। परवेज़ रशीद आखिर क्या करते खबर रोकने के लिए? पनामा के मामले पर भी से बच निकलने के लिए सहाफ़ियों को घसीटा गया। सियासतदानों ने यह साबित कर दिया कि खबर उनके खिलाफ आए तो वो इल्ज़ाम सहाफ़ियों पर ही लगाएंगे। खुद पर लगे गए इल्ज़ामात पर पर्दा डालने के लिए कीचड़ सहाफ़त पर ही उछाला जाएगा। सहाफ़त हक़ाइक़ सामने लाने का नाम है, सच बोलने का नाम है। सहाफ़ी का काम बगैर किसी खौफ और ख़तरे के खबर देना है, इदारों की खुशनुदी का ख्याल रखना नहीं, उनके ऐबों पर पर्दा डालना नहीं। कल वज़ीर आज़म की बेटी मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट भी उसी बात का सबूत है। सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो उसकी क्या क्या कीमत चुकाते हैं। पनामा के मामले पर मरियम नवाज ने कल अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि पनामा पेपर्स कभी भी करप्शन से मुताल्लिक थे ही नहीं। पनामा पेपर्स जारी करने वाले चोर और हैकर्स ने भी इसे करप्शन नहीं कहा, और उन्हें चोर भी कह रही थी, हैकर्स भी कह रही थी, और फिर कहा कि जिन्हें अगले इंतखाबात में हारने का खतरा है ये उन्हीं के शैतानी दिमाग की साजिश है। मरियम नवाज ने कहा कि पनामा पेपर्स वाले सहाफ़ियों का दर्द समझ में आ सकता है। पनामा पेपर्स देने वाले सहाफ़ी हुकूमत गिराने में नाकाम हो गए हैं, जिसका जवाब पनामा पेपर्स लीक करने वाले गैर मुल्की सहाफ़ी ने ट्वीट में दिया। और पनामा लीक्स को सामने लाने में अहम किरदार अदा करने वाले जर्मन सहाफ़ी ने कहा कि मुआज़रत के साथ पनामा पेपर्स करप्शन के बारे में है। हमें करप्शन की मुतादिद दस्तावेज़ात मिली जो हैरानकुन और हकीकी है। मरियम नवाज ने जवाब में ट्वीट किया और कहा कि वो जर्मन सहाफ़ी और उनके पाकिस्तानी हम मनसब के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहती, लेकिन अफसोस कि आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का एक हिस्सा बन चुके हैं। ये मरियम नवाज कह रही हैं, सहाफ़ी के पेशा वाराना किरदार पर सवाल उठा रही हैं। इस खबर को अपने खिलाफ, अपने ख़ानदान के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे रही हैं, जो साल हर साल से पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ या दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल होता आया है औजार, एक वही वेपन इस्तेमाल करते हुए गद्दारी का, मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। जवाब में सहाफ़ी भी खामोश नहीं रहे, उसने ना सिर्फ अपना बल्कि इस खबर पर भी काम करने वाले तमाम सहाफ़ियों का भरपूर दिफा किया। हमारे साथ जो पाकिस्तानी हम मनसब की बात कर रही थी वो भी मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में सहाफ़त खड़ी कहाँ है इस पर भी बात करेंगे। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पनामा पेपर्स पर किया, पनामा लीक्स पर 8 दर्जे बेहतरी है ये कहता है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स पाकिस्तान में। आपको लगता है सहाफ़त बेहतर हुई है, सहाफ़ी का काम आसान हुआ है पाकिस्तान में वाकई 1 साल में, या ख़तरात मज़ीद बढ़े हैं, मज़ीद मुश्किल हुआ है?
देखें, जहाँ तक कैजुअलिटीज़ की बात है कि पहले जितने जर्नलिस्ट सहाफ़ियों के बहुत सारे कत्ल हुए, उस लिहाज से तो कोई बेहतरी आई है, यानी कि वो चीज़ें कम हुई हैं। लेकिन अब जो जर्नलिज़म पे मुश्किल टाइम आ गया है वो इस अंदाज़ में है कि पहले डायरेक्ट जो जर्नलिस्ट हैं वो अंडर अटैक थे, अब मालकान के ज़रिए आपकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाती है कि आप उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालें कि वो आपकी को ख़बर ना चलने दें, हर जगह पे आपके सर पर वो सेंसरशिप के ख़तरात मंडला रहे हों। या फिर अभी देखें जिस तरीके से ये डॉन लीक्स का मामला हुआ है, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि हमने दोबारा से अगर कोई इस तरह की कोई रिपोर्टिंग करनी हो तो कौन आके बताएगा कि फ़लाँ चीज़ जो है ये नेशनल सिक्योरिटी है, अगर आपने लाइन से इधर हटे तो फिर भी काबू आएंगे, उधर हटे पे फिर भी काबू आएंगे। या कौन हमें मौक़िफ़ भी देगा कि जब कुछ लोगों को इस बुनियाद पे फ़ारिग कर दिया जाए कि आप ख़बर को रोक नहीं सके या आपने किसी जर्नलिस्ट का फ़ोन क्यों सुना था। तो ये चैलेंजेस, इनकी नोयत बदली है, खतरात मौजूद हैं। और सब इसके अलावा आप कभी गद्दारी, कभी मुल्क दुश्मनी, आप जैसे कह रहे हैं, फिर नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन और साथियों के लिए मुश्किल हो गया। एक और नया मामला है, किसी भी मामले पर बोलो, कोई किसी के भाई का भी जिक्र कर दो करप्शन का, तो आपके ऊपर ब्लास्फेमी का, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगना। ये आपको लगता है ये भी सहाफ़त के लिए एक अलग ही चैलेंज बन गया, ये भी एक ख़तरनाक मामला है? ये एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड आया है। गद्दारी का मेरे ख्याल कार्ड शायद अब इतना ज़्यादा उस तरीके से सेल नहीं हो रहा, लोग उस पर यकीन नहीं करते, तो अब ये ब्लास्फेमी मज़हब का इस्तेमाल आ गया है। और ये मैं तो ये चीज़ पे हैरान हूँ कि जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं वो बज़ाते ख़ुद ब्लास्फेमी कर रहे होते हैं कि लोगों पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना। ये एक बड़ी डेंजरस चीज़ है, मीडिया में आ रही है, जो भी वोकल आदमी है आप उस पर भी ये इल्ज़ाम दर दें कि उन्होंने चूँकि फ़लाँ इशू पे बात की थी लिहाजा ये भी ब्लास्फेमी है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मतलब आप लोगों पर एक ताज़ा इल्ज़ाम लगा है मुल्क के खिलाफ साजिश का, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लगाया है, आपके जो जर्मन साथी हैं और उनके जो काउंटर पार्ट यानी आप, कि आप लोग मुल्क के खिलाफ साजिश का मामला था। आपने फिर उस पर ज़ाहिर एक सवाल भी किया, आपने भी उस ट्विटर पर कि जी आप जो अपने ख़ानदान के सारे मामला हैं पनामा के, वो इजाज़त दे दें इदारों को कि वो एक्सेस कर लें। तो कोई जवाब मिला आपको? और ये जो ताज़ा इल्ज़ाम लगा है मुल्क के खिलाफ साजिश का, कैसा लगा? नहीं, उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये वाक़तन समझते हैं कि साजिश हुई है और अगर ये नहीं भी समझते, हर दो सूरतों में इन्हें अपने आप को क्लैरिफाई करना, अपनी पोजीशन को बेहतर बनाना, अवाम के नज़र में शुकूक व शुबहात से बालातर होना, उसके लिए ये ज़रूरी है। और ये इनका दावा भी है कि ये बिल्कुल बेगुनाह है, इनका कोई ऐसी कोई नॉन ट्रांसपेरेंट कोई अनएक्सप्लेन्ड चीज़ नहीं है। तो क्यों नहीं ये एक लेटर लिख दें, एक ऑथराइजेशन लेटर दे दें जिसमें ये कहें कि हम ये हुकूमत पाकिस्तान का कोई भी तफ्तीशी इदारा जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बारे में मांगे, हमसे मतलब कि नीलसन और नेस्कॉल के बारे में मांगे, वो 93 से लेके आज तक का सारा रिकॉर्ड इनको फ्राहम कर दें, ताकि जो आजकल जो फिक्रा बार बार इस्तेमाल होता है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। और ये इनके साहब कहते हैं खत लिख दें और फिर सारा का सारा मामला अगर साजिश का या नहीं भी है तो भी इससे नाम इनका क्लियर हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।